गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। कल हमने पढ़ा था समास और सभी को अच्छा सा समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हो और 101% समझ में आ ही गया आपको। तो उसी पे आधारित आज हमने समास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना के आज इसमें लेके लाए हैं वर्कशीट। तो जिसमें देखिए MCQ हमने बनाए हैं और वो सारे समास के जो कल आपने समझे थे वो उसी पे ये प्रश्न आधारित है और उम्मीद है आपको सभी के प्रश्नों के आंसर आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसमें। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न है जिसमें है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए, वैसे मैंने इसमें पहले टिक लगा दिए हैं, आप भी इसमें अपने आप से, यानी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। आप अगर टिक नहीं होता तो भी आप समझ जाते, ऐसा समझना है साथ साथ में। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विस्तार करना, अर्थ बताना, अर्थ बदलना, संक्षिप्तीकरण करना। अब देखिए शाब्दिक अर्थ, हमने शुरुआत की थी ना समास की, तो कहाँ से शुरुआत की थी? समास के शाब्दिक अर्थ से। तो इसमें क्या पूछा है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें है संक्षिप्तीकरण करना। कितना आसान है। फिर है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अब देखिए सारे प्रश्न जो हमने तालिका बनाई थी उसी में से प्रश्न बने हैं और आगे भी ऐसे बनेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। उस तालिका को जो हमने समास पे बनाया है उसको 1 से लेकर लास्ट तक अध्ययन करना, समझना। समास कभी आपका गलत नहीं होगा। देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए यथा क्या है? अव्यय है और अव्यय उपसर्ग और शब्दों की आवर्ती यानी रिपीट होना केवल किस में आता है? अव्ययीभाव समास में। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 3 पॉइंट जो हमने बताए थे ना, शब्द, पहला शब्द में उपसर्ग होना चाहिए, पहला शब्द अव्यय होना चाहिए और शब्दों की आवृत्ति होना चाहिए। तो ये तीनों नियम में से ये वाला नियम जो है यथा अव्यय शब्द मिला है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो उम्मीद है सभी के यही आपने समझे हैं अव्ययीभाव समास। सुख दुख में कौन सा समास है? अब देखिए सुख दुख हमने कहा था ना कि जिस समास में, साथ साथ में फिर से अभी समझा रहे हैं, सुख दुख यानी द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का है ये। तो इसमें देखिए कौन कौन से में यहाँ योजक है, हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि योजक है, दोनों एक दूसरे के विलोम है और योजक को हटाएंगे तो और आएगा। योजक को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? और। सुख और दुख। तो यहाँ पे वो जो सारे के सारे नियम कौन से समास के निकल के आ रहे हैं? द्वंद्व समास। तो देखिए सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो द्वंद्व समास से कितना आप इसी से खुद ही आंसर दे रहे हो, हमने तो सिर्फ टिक लगा रखा है, आंसर आपके स्वयं के भी राइट ही आ रहे हैं। जिन्होंने कल समास पढ़ा था और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो जो हमने डाला था समास के बारे में वो ज़रूर पढ़ना। ये बहुत ज़रूरी है। हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स के ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक अभी शेयर कर रहे हैं, डाल रहे हैं वीडियोज़, ताकि बोर्ड स्टूडेंट को सरलता से कम्प्लीटली सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और वो भ्रमित नहीं हो, आधा अधूरा ना हो, उनके पास ज्ञान संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अट्ठन्नी में कौन सा समास है? अट्ठन्नी यानी 8 आने। तो इसमें एक तो काउंटिंग है। अब देखिए सीधे रूल पे चलते हैं हम। एक तो इसमें क्या है? काउंटिंग है फर्स्ट शब्द, ऊपर से 8 आने, 1 या 2 नहीं, कितने? 8। तो अट्ठन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, तत्पुरुष। तुरंत आप पहचान लिए होंगे। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है, समझा है, वो बच्चा तो 100% द्विगु समास ही मानेगा। क्योंकि कितने, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और समूह का बोध हो, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। मुखचंद्र में कौन सा समास है? मुखचंद्र। अब देखिए इसमें मुख क्या है? मुखचंद्र में कौन सा समास है? तो सीधे जाइए नियमों पे समास के।
जिसमें उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य होता है, यानी किसी की विशेषता बताई जाती है, तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, या कर्मधारय या द्वंद्व? अच्छा, आपने आंसर दिया कर्मधारय, बिल्कुल राइट, कर्मधारय समास से होता है, क्योंकि कर्मधारय समास में ही किसी की विशेषता बताई जाती है, कुछ भी किसी के बारे में, उसी में कर्मधारय समास में ही उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य होता है। तो चंद्रमुख, अब मुख चंद्र, एक ही बात है। तो जो मुख है किसके समान है? चंद्रमा के समान। सुंदरता के समानता, समान गुण होने के कारण गुण धर्म क्या है? सुंदर। अब इसमें चंद्र क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय। तो जिसमें उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य होता है, वो हमेशा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो वैसे। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, अब देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलके अन्य अर्थ निकलते हैं, जैसे लंबोदर, लंबो यानी लंबा है जिनका उदर, उदर यानी पेट, कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्री या द्विगु, बहुब्री समास। तो जिन्होंने, फिर कह रही हूँ, कल का समास अध्ययन किया है, वीडियो देखा है कल का समास वाला, वो जरूर बहुब्री समास राइट मानेंगे, क्योंकि हमने विस्तार से उसमें संक्षिप्त में अच्छे से समझाया है और सबको समझ में भी आ गया है। तो लंबा है जिनका उदर, यानी जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होके दोनों शब्द मिलके अन्य अर्थ निकाले, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्री समास। राजा का पुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र। तो देखिए, कल हमने दिन क्या था? तत्पुरुष समास ऐसा है जिसमें, इसमें क्या निकल गया है? कारक चिन्ह क्या है? का। तो इसमें संबंध काके की, रारे री, नाने नी, और ये जो काके की, रारे री है, ये आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे ये का मिला है ना, वैसे मिलेंगे, उसका, उसने, ये सब। तो राजा का पुत्र, तो उसको हम ये क्या है? राजा का पुत्र विग्रह है अभी समास का, और उसको समास बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजपुत्र, और विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। और पता कैसे चलेगा कि कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करके है, पहले से विग्रह किया हुआ है, का। तो राजा का पुत्र यानी का। तो कौन से समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में। कौन से? कर्म से लेके अधिकरण, द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो देखिए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो कौन सा बनता है? कर्मधारय समास। केवल कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य के योग से समास बनता है। इसमें उपमान और उपमेय भी आ सकता है। उपमान और उपमेय के योग से कौन सा समास बनता है? ये भी आ सकता है, तो भी कर्मधारय समास होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गजानन में कौन सा समास है? तो सबसे पहले तो गजानन, गज आनन, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, गज के समान मुख किनका है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। अब मैंने टिक लगा दी आज, लेकिन फिर भी आपको राइट आंसर आ रहा है जिन्होंने कल का वीडियो देखा है, समास समझा है। तो इसमें गज आनन यानी कोई पद प्रधान नहीं होके दोनों पद मिलके अन्य अर्थ निकालते हैं, वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है? बहुब्री समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके अन्य अर्थ निकालते हैं, तो वो कौन सा है? बहुब्री समास। चौराहा में कौन सा समास है? चौ, चार राहों का, चौ यानी चार, राह है, चार राहों का समूह है, समाहार। तो इसमें पूर्व पद क्या है? पूर्व पद संख्यावाची, और एक या दो नहीं, समूह है, इसमें ग्रुप है, पूरा समूह है यानी यूनिटी है। तो उसमें कौन सा समास होता है? हमेशा द्विगु समास। कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, या फिर तत्पुरुष, कौन सा होता है? तो पहले हमने इसमें टिक लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसे वर्कशीट बनाएंगे तो उसमें पहले राइट नहीं लगाएंगे, साथ साथ में अपन सोल्व करेंगे, देखते हैं आप कौन सा राइट मानते हो, कितने आपके राइट आते हैं, फिर हम उसमें आंसर बताएंगे। आप भी
आंसर करने की कोशिश करना और हम भी लास्ट में इसमें बता देंगे। तो इसमें देखिए, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो कौन सा होगा फिर? बहुब्रीहि समास। और ये पूछ ले कि कौन सा समास होता है जिनके पदों को अलग करने पे और अथवा होता है, तो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन से समास में शब्द जो दोनों पद होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो भी द्वंद्व समास होता है। तो ये इसमें पूछ सकते हैं। इसमें चौराहा, तो इसमें ये पूछ सकते हैं। यानी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, समझ लोगे, तो कैसे भी पूछ लो घुमा के, इससे क्या, आप तो 1 बाय 1 प्रोसीजर से चल रहे हो ना, सब शाब्दिक अर्थ से लेके लास्ट एग्जाम तक समझ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो पढ़ रहे हो सब कुछ आपको साथ साथ में समझ रहे हो, तो यहाँ से आप लास्ट तक जो भी आपने पढ़ा, अध्ययन किया, वो आपको समझ में आ गया है। लेकिन एक बार फिर से कह रही हूँ कि कल जो हमने वीडियो डाला था वो समास पे डाला था, और समास में संपूर्ण जानकारी हमने संक्षिप्त में एक तालिका बना के बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे उसका लाभ उठा सकें, उसका अध्ययन कर सकें। और वो बच्चे जो कल पढ़े थे और नहीं पढ़ पाए हैं, तो आज वो ज़रूर देख लेना, ताकि ये जो हमने आज समास पढ़ाया है वही बच्चे सोल्व कर पाएंगे जो उन्होंने, हाँ पहले से आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई भी डाउट है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम ये सरल कभी कौन सा टॉपिक अभी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों में कहीं कोई टॉपिक कौन सा समझ में नहीं आए तो वो संक्षिप्त में प्रभावपूर्ण तरीके से सरल सहज भाषा में समझाने का प्रयास करें। और आप भी बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना, आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। और चिंतन क्या करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कितना हो गया, कैसे सोल्व करना है, ये सब आप उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अभ्यास शुरू कर दीजिए। सभी का अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी भी जो न्यू अभी बच्चे हैं और अभी आज ही वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आपको सरल सहज बोधगम्य भाषा में यूँ ही वीडियोज़ आपके पास आते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें और उसको समझ सकें। तो वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच।